प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है हिंदी काव्य। इस पेपर के अंतर्गत आपको सिलेबस में 3 पोइट लगे हुए हैं, विद्यापति, कबीर, जायसी। विद्यापति के लिए आपको किताब जो लगी हुई है वो है विद्यापति भैरव, डॉक्टर राम सजन पांडे द्वारा संपादित पुस्तक है। दूसरी है कबीर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है, जिसमें से कुल 25 पद आपको लगे हुए हैं। और तीसरे कवि जायसी, उनकी कोई भी संस्करण आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें से आपको केवल नागमती वियोग खंड करना है। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र की। तो इस पेपर का जो प्रश्न पत्र है वो 3 स्तरों पे आता है। पहले भाग में प्रसंग सहित व्याख्या आती है, तीनों कवियों के पद्यांश आपको आएंगे, 2-2 पद्यांश तीनों कवियों के आएंगे। तो कुल आपको 3 करने हैं, 6 अंकों का एक है, यानी कि 18 अंकों की आपको प्रसंग सहित व्याख्या आएगी। दूसरे भाग में समीक्षात्मक प्रश्न है, वो भी तीनों कवियों के आएंगे 2-2। तो उसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं, 9 अंकों का एक प्रश्न है, तो 27 अंकों का आपका ये हिस्सा होगा। तीसरे भाग में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पूरे पाठ्यक्रम में से, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कवि को। जो कंपल्सरी है उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो 6 आएंगे, 5 अंकों का एक प्रश्न होगा, कुल 30 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो टोटल आपका 75 मार्क्स का ये पेपर रिटर्न होगा। 25 अंकों की इंटरनल असेसमेंट है, जिसके लिए आपको टेस्ट देना होगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। इस पेपर का स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ें। पढ़ते हुए जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, उनको हम पीसीपी के दौरान डिस्कस करेंगे, उनको हल करने का प्रयत्न करेंगे। पीसीपी यानी कि पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स। अब आती हैं कुछ और ज़रूरी बातें जिनको जानना, जिनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो है काव्य क्या होता है, काव्य के तत्व कौन से हैं, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष क्या होता है, काव्य के कौन कौन से रूप होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं। हमें इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उन कवियों की कविता को व्याख्यायित कर सकते हैं, उनके कही हुई बातों को समझ सकते हैं। तो जहाँ तक काव्य की परिभाषा की बात है, काव्य होता क्या है, तो इसको परिभाषित करने के लिए हमारी एक लंबी परंपरा संस्कृत आचार्यों से लेकर हिंदी आचार्यों तक, पाश्चात्य आचार्यों की बहुत सी परिभाषाएं आपको मिलती हैं। तो सिंपली जनरली हम काव्य को कहते हैं छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। मतलब जिसमें लय का, मात्रा का, तुकांत का ध्यान रखा जाता है, जिसमें संगीतात्मकता होती है, ध्वन्यात्मकता होती है, वो काव्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने रस युक्त वाक्य को काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था से निकली हुई वाणी को काव्य कहा है। उन्होंने काव्य का आधार अनुभूति को माना है। काव्य के तत्वों में आते हैं भाव, कल्पना, बुद्धि, भाषा शैली। इन चारों के बिना काव्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले भाव उत्पन्न होंगे, उसके बाद इमेजिनेशन होती है। जब इमेजिनेशन होगी, कल्पना हो गई, फिर बुद्धि उसकी काट छाट करती है, उसको तराशती है, और इन तीनों तत्वों को जो रूप है, आकार है, वो भाषा देती है। तो भाषा के माध्यम से कवि जब अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, तभी वो साहित्य का रूप धारण करता है।
फिर आती है काव्य के रूप कौन कौन से। बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी। काव्य के रूप प्रबंध और मुक्तक, दो रूपों में काव्य लिखा जाता है। प्रबंध होता है जिसमें एक कथा होती है, सर्गबद्ध रचना जिसमें तारतम्यता होती है, जिसमें एक श्रृंखला चलती है, कहानी कहीं भी टूटती नहीं है, वो होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में के भी आगे दो भाग हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य जिसमें सर्गबद्ध रचना होती है, एक नायक होता है, उसके जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को लेकर के उसका वर्णन किया जाता है। और खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन जो है वो किया जाता है। फिर आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य होता है जो अपने आप में एक स्वतंत्र रचना होती है, जिसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। कवि अपनी बात को उसी छंद में पूर्ण करता है, उसकी कोई कथा नहीं होती। जैसे कबीर की साखियां हैं, वो मुक्त काव्य रूप में लिखी गई हैं। जायसी की पद्मावत है, वो प्रबंध रचना है, वो महाकाव्य रूप में लिखा गया है। इसी तरह से खंड काव्य जो है वो आपको मिलते हैं, जैसे पथिक है और कुरुक्षेत्र है दिनकर का, ये आपको खंड काव्य मिलते हैं, इत्यादि आपको खंड काव्य मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है भावपक्ष और कला पक्ष। भावपक्ष किसी भी रचना की आत्मा होती है और कला पक्ष उस रचना का बाहरी रूप होता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शरीर, जैसे शरीर को लीजिए, मानवीय शरीर है, शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आत्मा है शरीर नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए दोनों का किसी भी रचना में उसके भाव पक्ष और कला पक्ष के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो रचना जो है अपनी वो प्रभाव नहीं दे पाती जो उसको देना चाहिए। आगे बात आती है अलंकार और रस की। अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अलंकारों का प्रयोग बात को सीधा सीधा ना कह करके अलंकारों के माध्यम से लेखक कवि जो कहता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उसका सौंदर्य दुगना हो जाता है। और रस होता है जब आप काव्यगत आनंद को अनुभव करते हैं। काव्यगत आनंद को अनुभव करना ही रस कहलाता है, आनंद अनुभूति कहलाता है। तो काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे विद्यापति में श्रृंगार रस की प्रधानता है, कबीर में भक्ति शांत रस की प्रधानता है, जायसी के अंदर आपको वीर रस भी मिलता है, श्रृंगार रस भी मिलता है और शांत रस भी मिलता है। सभी रसों का प्रयोग जो है उनकी रचनाओं में मिलता है। तो जब इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे तो आप एक कवि की रचना का जो विश्लेषण है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप काव्य का अध्ययन करने बैठे, कवियों का अध्ययन करने बैठे, तो आपको ये मूल प्रश्न है, काव्य क्या होता है, उसके तत्व कौन से हैं, उसमें अलंकारों का प्रयोग कैसा है, उसके रसों का प्रयोग कैसा है, उसका भाव पक्ष कैसा है, का चित्रण कैसे हुआ है, कला पक्ष का चित्रण कैसे हुआ है। जब आप इन प्रश्नों से गुजरेंगे तो आप उस कवि की समीक्षा जो है बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप इनको पढ़ के अपने कवियों का अध्ययन करें और पीसीपी के दौरान हम मिलेंगे और फिर आपके जो प्रश्न होंगे उनका निवारण करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।